नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और नाटकीय कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें भयानक साजिशें हैं, बिकी हुई वफादारियां हैं और एक आम सी व्यापारिक कंपनी का एक विशाल साम्राज्यवादी ताकत बन जाना शामिल है। ये दरअसल वो घटना है जिसने पूरे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब एक बड़ा ही चौंका देने वाला सवाल ध्यान खींचता है। जरा सोच कर देखते हैं। सिर्फ 3,000 व्यापारियों ने 50,000 सैनिकों की इतनी विशाल और ताकतवर सेना को आखिर हराया कैसे दिया? ये कोई आम युद्ध नहीं था। इसे अगर इतिहास की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज डकैती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बिल्कुल नामुमकिन सी जीत आखिर मुमकिन हुई कैसे? और इस हैरान करने वाले सवाल का जवाब ही वो मुख्य वजह है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक दो नहीं पूरे 190 साल की गुलामी की ओर धकेल दिया। जी हाँ, पूरे 190 ईयर्स। इस एक अकेली लड़ाई के नतीजों ने देश में एक ऐसी विदेशी हुकूमत की नींव रख दी जिससे आज़ाद होना आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक बेहद लंबा और तकलीफदेह संघर्ष बन गया। चलिए पहले खंड पर नजर डालते हैं, बिखरता मुगल साम्राज्य। इस पूरी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उस दौर में जाना होगा जब भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो रहा था। सत्ता के इसी अचानक आए खालीपन ने ही विदेशी ताकतों को भारत में घुसने का एकदम सही माहौल दे दिया था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो घटनाक्रम के हिसाब से सब कुछ साल 1707 में शुरू हुआ, जब शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई। उनके गुजरते ही मुगल सल्तनत की मजबूत दीवारें दरकने लगीं और शाही दरबार का खौफ और रुतबा धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक इतना विशाल साम्राज्य कई छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों और सूबों में बंट गया। हर सूबेदार अब अपना अलग राज कायम करने में जुटा था। यानी देश में अब किसी एक बड़ी ताकत का छत्रराज खत्म हो चुका था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि जहाँ एक तरफ देश की सत्ता बिखरी हुई थी, वहीं ठीक उसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेजी से अपने पैर पसार रही थी। व्यापारिक वर्चस्व के लिए पहले तो उन्होंने फ्रांसीसियों से लड़ाइयां लड़ी और फिर धीरे से अपनी रणनीति बदलकर स्थानीय राजनीति में भी दखल देना शुरू कर दिया। उनकी नजरें सबसे ज्यादा टिकी थी उस वक्त के सबसे अमीर प्रांत पर, और वो था बंगाल। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, प्लासी का युद्ध। बंगाल में घुसकर वहां अपनी मनमानी करना इतना आसान थोड़ी था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इन गोरे व्यापारियों के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे थे और आखिरकार इन झड़पों ने एक ऐसे युद्ध का रूप ले लिया जिसे टाला नहीं जा सकता था। तारीख थी 23 जून 1757। सिर्फ मुनाफे और व्यापार की नीयत से आई एक कंपनी अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतर चुकी थी। इस युद्ध का मैदान कहाँ सजा? ये था उस समय के मुर्शिदाबाद से करीब 20 मील दक्षिण और कलकत्ता से लगभग 100 मील दूर स्थित पलाश का एक घना जंगल। पलाश, हाँ, वही जिसके खूबसूरत लाल फूलों से पारंपरिक तौर पर होली के रंग बनाए जाते हैं। लेकिन 23 जून 1757 को उन खूबसूरत शांत जंगलों में रंगों की नहीं बल्कि खून की होली खेली गई। एक ऐसी होली जिसने सब कुछ लाल कर दिया। अगर हम दोनों सेनाओं की ताकत को तौलें तो अंतर सच में दिमाग घुमाने वाला था। एकदम बेमेल मुकाबला। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला का खेमा था जिसमें 50,000 सैनिकों का विशाल बल, 50 तोपें और उनका साथ दे रहे फ्रांस के 50 बेहतरीन बंदूकधारी और तोपची शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के पास कुल 3 से 4,000 सैनिक थे और तोप के नाम पर मात्र 12 तोपें। अब सीधा सा सवाल उठता है ना कि इतनी छोटी सी फौज इस विशाल सेना के सामने आखिर जीत कैसे सकती थी? और बस यहीं पर आता है इतिहास का वो सबसे बड़ा और कड़वा मोड़। अंग्रेजों ने ये युद्ध मैदान में अपनी ताकत या बहादुरी से नहीं जीता, बल्कि उन्होंने नवाब के अपने ही प्रधान सेनापति मीर जाफर की वफादारी को खरीद लिया था। सैनिकों की इतनी भारी कमी के बावजूद अंग्रेज महज इसी गद्दारी और साजिश के बल पर पूरी बाजी मार ले गए। आगे आते हैं तीसरे खंड पर, कठपुतली शासक। प्लासी के इस युद्ध के नतीजों ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। अब सत्ता जाहिरी तौर पर भले ही किसी और के पास थी, लेकिन असल में पर्दे के पीछे से डोर अंग्रेज खींच रहे थे।
अपनी इस गद्दारी के इनाम के तौर पर मीर जाफर को बंगाल की गद्दी तो मिल गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो एक कठपुतली शासक से ज्यादा कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने उसके साथ ऐसी शर्तें और संधियां थोपतीं जिनके जरिए उसे बंगाल का असली नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका सीधा असर ये हुआ कि बंगाल से फ्रांसीसी ताकत हमेशा के लिए उखड़ गई और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। चौथा खंड, बक्सर का युद्ध। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक और बड़ा निर्णायक मोड़ आता है। मीर जाफर के बाद बंगाल की कमान मीर कासिम ने संभाली। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मीर कासिम अपने पिछले शासक की तरह सिर्फ एक कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने सीधे तौर पर तय किया कि वो अंग्रेजों की इस मनमानी के खिलाफ बगावत करेगा। और इस सीधी बगावत ने इतिहास के एक और सबसे बड़े युद्ध की नींव रखी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में एक विशाल संयुक्त सैन्य गठबंधन अंग्रेजों के सामने आकर खड़ा हो गया। इस महागठबंधन में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और यहाँ तक कि खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाएं एक साथ मिल गई थीं। इन सब ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हाथ मिलाया, जिनका मुकाबला उस वक्त हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना से था। पांचवा खंड, एक साम्राज्य का उदय। बक्सर का ये युद्ध दरअसल भारत की पूरी दिशा और दशा तय करने वाली एक बेहद अहम लड़ाई थी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इस बार भी परिणाम अंग्रेजों के हक में ही रहा। इस विनाशकारी नतीजे ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। सच कहें तो यहीं से एक आम सी विदेशी व्यापारिक कंपनी का एक वास्तविक साम्राज्य में बदलने का सफर शुरू हो जाता है। बक्सर की शानदार जीत के बाद कंपनी के हाथ जो सबसे बड़ी ताकत लगी वो थी दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में भू राजस्व यानी जमीन का टैक्स इकट्ठा करने और नागरिक न्याय का पूरा अधिकार अंग्रेजों के पास था। इसका आर्थिक प्रभाव इतना भयानक था कि जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो अब भारतीयों के दिए गए टैक्स के पैसों से ही अंग्रेज भारतीय सामान खरीदते थे और उसे वापस ब्रिटेन बेचकर मुनाफा कमाते थे। इनका ये शातिर तरीके से आगे बढ़ना वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। जरा इन 4 चरणों पर गौर करते हैं। पहला चरण, सिर्फ एक सीधा साधा वाणिज्यिक व्यापार। दूसरा चरण, मौका देखते ही स्थानीय राजनीति में दखल देना। तीसरा चरण, दीवानी अधिकारों के जरिए सीधे राजस्व की वसूली शुरू करना। और आखिर में चौथा चरण, एक पूर्ण साम्राज्यवादी शक्ति बनकर उभरना। कंपनी ने अपना टैक्स वसूलने और क्षेत्रों पर दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी खुद की नागरिक और सैन्य प्रशासन प्रणाली खड़ी कर ली थी। अब ये कोई छोटी मोटी व्यापारिक संस्था बिल्कुल नहीं रह गई थी। इन लगातार घटनाओं और धोखों के बाद आखिरकार भारतीय शासकों के मन से वो व्यापारिक भ्रम बिल्कुल टूट गया। अब उन्हें भली भांति समझ आ गया था कि अंग्रेज अब भारत में सिर्फ मसाले या कपड़े बेचने नहीं आए हैं, बल्कि उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के इन खुले मंसूबों को देखते हुए इसी दौर में भारत के अंदर कई बड़े सामाजिक बदलाव आने शुरू हुए और हर तरफ से इस विदेशी ताकत के खिलाफ विरोध की चिंगारियां फूटने लगीं। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बेहद अहम और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने खड़ा होता है। भारतीय राजनीति में घुसकर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो दरअसल क्या होता है जब एक बेहद क्रूर और सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पूरे देश पर अपना मालिकाना हक जमा लेती है। कुछ आम व्यापारियों का इतने बड़े शासक बनने का ये सफर वाकई स्तब्ध कर देने वाला है। इसी गहराई भरे विचार के साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आगे आने वाले हैरतअंगेज बदलावों को जानने के लिए इस विश्लेषण के अगले भाग में आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे।